नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी, और उसमें हम टॉपिक ले रहे हैं सेल। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका क्या होती है, यानी कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। संरचना से यहाँ पे मीनिंग है कि कोशिका जो होती है हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है, या उसकी हमारे शरीर की जो बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होती है वो एक सेल होती है, यानी कि सेल से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। जैसा कि हमें पता है कि सेल्स से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतकों का निर्माण होता है, और फिर वही ऊतक मिलकर के आपस में ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और अंग से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। वह कार्यात्मक, साथ ही है कार्यात्मक इकाई भी होती है। कार्यात्मक इकाई मीनिंग यहाँ से है कि कोशिका के अंदर होने वाली, मतलब कोशिका के अंदर सभी प्रकार की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारी सेल्स के अंदर ही होती है। इसलिए कोशिका को सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला गया है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। भाई सभी जो जीव, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जो जीव हैं वो सेल से मिलकर के ही बने होते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्स के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का यहाँ से मीनिंग है यानी कि एक कोशिकीय, यानी कि ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव, ऐसे जीव होते हैं जो एक या एक से, यानी कि एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब हम कोशिका से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी, जैसे उसकी हिस्ट्री, कैसे उसकी खोज हुई, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, उसके बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, उनके कार्यों को देखते हैं कि किन्होंने क्या किया, कोशिका को लेकर के क्या क्या किया। तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्वनिर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी कि अपने ही द्वारा निर्मित जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा जो कॉर्क की सेल्स होती हैं, जो बॉटल कॉर्क होता है उसकी सेल्स के अंदर उसको डेड सेल्स को देखा और उनको सेल नाम दिया। तो सेल जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि सेलुला से मिलकर के बना हुआ है, और इस सेलुला का मीनिंग होता है होलो स्पेस, यानी कि एक कोई खाली जगह है। जैसे हमारा खाली कमरा होता है जो किसी चार दीवारी से घिरा होता है, तो उसको सेलुला बोला जाता है ग्रीक वर्ड में, और यहीं से इसको नाम सेल दिया गया है। और ये सेल नाम जो है वो रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। इसकी एक बुक थी जिन्होंने अपने कार्य को इसमें पब्लिश किया था, उस बुक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक के साथ में ही एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो है वो जीवित कोशिका, यानी जो लिविंग सेल्स है, उसकी डिस्कवरी की थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। और उन्होंने उन सेल्स, जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक है, उन्होंने जो बरसात का पानी होता है उस बरसात के पानी में से कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको उस लेंस की सहायता से देखा और उन जीवों को नाम दिया एनिमलक्यूल, यानी कि एनिमल के समान कुछ छोटे छोटे संरचनाएं दिखाई दे रही थी, यानी कि स्मॉल एनिमल से उन्होंने उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। तो सबसे पहले जो जीवित जो लिविंग सेल्स थी उसकी डिस्कवरी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1676 में की और उसको नाम दिया एनिमलक्यूल। एक्चुअल में जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक थे, इन्होंने रॉबर्ट हुक से ही इन एनिमलक्यूल्स को देख लिया था, लेकिन इनका जो कार्य था वो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी थी उसने इसको बाद में इनके कार्य को रिकॉग्नाइज किया। जब इनका क्या है तो कुछ बेसिस नहीं था, ये बोल रहे थे कि बरसात के पानी में कुछ ऐसे एनिमल दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल दिख रहे हैं, और उसको उसने एनिमलक्यूल नाम दिया। उस टाइम में क्या था, इसने पेपर पब्लिश किए जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें उस समय में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा कुछ बेस नहीं बना हुआ था जिससे पता चले कि एक्चुअल में सेल्स क्या होती। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सेल्स को देखा और उसकी स्टडी की, जो माइक्रोस्कोप में उसको देख करके उसका डायग्राम बना के उसके पब्लिश किया अपनी बुक में,
तब जाके पता चला कि सेल्स एक्चुअल में क्या होती है, और फिर बाद में इनके काम को सराहना की गई और बताया गया कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी एंटनी वो लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका में अब आगे हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की बातें करेंगे। जो कोशिका सिद्धांत है वो दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। स्लाइडेन 1838 और 1839 में ये सिद्धांत दिया गया था। जो स्लाइडेन है ये प्लांट सेल्स की स्टडी कर रहे थे, और उसी समय लगभग उसी समय जो स्वान है वो एनिमल सेल्स की स्टडी कर रहे थे, और दोनों एक ही नतीजे पर आ रहे थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सभी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जब इन्होंने फिर साथ में पब्लिश किया तो सेल थ्योरी के दो मुख्य प्रिंसिपल इसके हैं। जो मुख्य जो प्रिंसिपल है उसमें से है कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जो दूसरा मुख्य प्रिंसिपल है वो है कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। सभी जीव यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी सभी जीवों की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो सेल होती है। जब स्लाइडेन और स्वान से ये पूछा गया कि जो सेल्स होती हैं वो पहली सेल कहां से आई, यानी कि सेल की जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है या पहली सेल कैसे निर्मित हुई है, उसके बारे में जब पूछा गया तो इनके पास में इसका कोई जवाब नहीं था। जब स्लाइडेन और स्वान ने नई कोशिकाओं के ओरिजिन के बारे में जब कुछ नहीं बताया गया तो उसके बाद में 1855 में एक नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चियो। रुडोल्फ विर्चियो ने फिर उसी में करेक्शन करके एक नई कोशिका थ्योरी दी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। रुडोल्फ विर्चियो ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो जो उनकी जो स्लाइडेन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत थी, उसके अंदर इतना ही चेंज किया इन्होंने कि उन्होंने जो नई कोशिकाएं जो बनती हैं उनके बारे में बताया कि जो पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती है उनके विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके अंदर बोलेंगे सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, और जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनके डिवीजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि कोशिकाओं के प्रकार पर, जो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जो संरचनात्मक जो अंतर होते हैं उसके आधार पर कोशिकाओं को दो निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो पहला है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और दूसरी जो टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। ये कोशिकाओं के प्रकार हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जो मुख्य विभाजन का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि जो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वह यूकैरियोटिक सेल्स है। अगर कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस, जो ट्रू न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, अगर वह एब्सेंट है तो उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनको विभाजित करने का जो मुख्य क्राइटेरिया जो हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस। न्यूक्लियस जो है और ट्रू न्यूक्लियस जो होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसलिए उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस होता है वो पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है और यूकैरियोटिक सेल्स है, इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे।